छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें एक बार फिर से तेज हो चली हैं। पहले नगरीय निकाय चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें थी, लेकिन अब निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने के चलते चुनाव 6 महीने टलने की पूरी संभावना है। लिहाजा अब माना जा रहा है कि सीएम विष्णुदेव साय जल्द ही कैबिनेट के खाली पद भर सकते हैं। खबर ये भी है कि बीजेपी हरियाणा की तर्ज पर सीएम सहित 13 मंत्री बना सकती है। वहीं कांग्रेस कैबिनेट विस्तार की देरी पर तंज कस रही है। वो इसे भाजपा की कलह का नतीजा बता रही है। छत्तीसगढ़ में 13 का कोटा है, उसको फिलअप करें, साल भर हो गया, लेकिन वो जो रिक्त जगह है उसको नहीं भर पा रहे हैं। बहुत कसमकस का स्थिति है और सब कुछ वहाँ खींचतान बहुत है, ठीक नहीं चल रहा है। कई राउंड का दिल्ली दौरा हो चुका, कभी मुख्यमंत्री जी आते हैं तो लोग बड़ा आस लगा के बैठे रहते हैं कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। मतलब बहुत खींचतान है अंदर, इससे परेशान है, इससे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस के इस तंज पर भाजपा पलटवार कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के नेता खाली बैठे हैं, ऐसे में वो कांग्रेस से ज्यादा चिंता भाजपा की कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग आजकल बहुत खाली है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार में क्या हो रहा है इसकी बहुत चिंता करते हैं आजकल। विष्णुदेव जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मजबूत सरकार है, सशक्त सरकार है और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के हितों को सुरक्षित संरक्षित करने वाली सरकार है। दूर दूर तक सरकार के नजदीक नहीं आने वाली है कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर सियासत के बीच दावेदारों को उस पल का इंतजार है जब उन्हें शपथ ग्रहण का न्योता मिले। इसके लिए वो तिगड़म बैठाने में जुट गए हैं। अब देखना ये है कि किसका तिगड़म चलता है और कौन पार्टी के फॉर्मूले पर फिट बैठता है। रायपुर से स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। छत्तीसगढ़ में फॉर्मूला हरियाणा, इसकी चर्चाएं हो रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वह विस्तारित मंत्रिमंडल में अब 2 मंत्री की जगह 3 मंत्री बनाने पर भी विचार चल रहा है। 3 मंत्री रायपुर, बिलासपुर, बस्तर संभाग से बनाए जा सकते हैं। इस बीच सीएम साय का दिल्ली दौरा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात उनकी कई संकेत दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या होगा विस्तार का प्रारूप, क्योंकि जो नाम है वो फहरिस्त में कई है। युवाओं के साथ सीनियर्स का समन्वय साधना है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि खींचतान की वजह से ये देरी हो रही है। चर्चा करेंगे, जान लेते हैं उसके पहले गुहार पॉइंट्स क्या है। कैबिनेट विस्तार में क्यों अपनाना पड़ रहा हरियाणा का फॉर्मूला? क्या सचमुच विधायकों की खींचतान से हो रही कैबिनेट विस्तार में देरी? युवा और वरिष्ठ विधायकों के बीच कैसे संतुलन बिठा पाएगी बीजेपी? कांग्रेस को कहां से नजर आ रही कैबिनेट विस्तार में देरी के पीछे कलह? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया है, परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से नितिन बंसाली हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं। बीजेपी से पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। विमल जी, शुरुआत आप से करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में हरियाणा का फॉर्मूला और विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कलह को लेकर, क्या वाकई में खींचतान चल रही है? क्योंकि दावेदारों के कई नाम हैं, फहरिस्त लंबी है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको अवसर मिले काम करने। जीवन के हर क्षेत्र में हर व्यक्ति चाहता है, जहां जिस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का अवसर, चुनाव लड़े, विधायक बने, मंत्री भी बनना चाहते हैं, फिर और आगे मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं। सबके मन में इच्छा होती कि आगे बढ़ते जाएं। और इसलिए कोई यदि ये चाहता है कि उसको अवसर मिले तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है और कुछ गलत भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार से खींचतान और कलह की बात जो है ये सोचना ज्यादा उचित नहीं। थोड़ी बहुत बातें सबके बीच रहती है, सब चाहते हैं कि हम बने।
लेकिन बनने के बाद सारे लोग मिल करके काम करते हैं। और आज भी हम देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग मिल करके काम कर रहे हैं और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी इसी रास्ते पर चलेगी और चाहे देश को चाहे प्रदेश को हम हर प्रकार से संगठित होकर के, एक होकर के, एकजुट होकर के देश को, प्रदेश को, क्षेत्र को आगे बढ़ाने में लगे। हरियाणा फॉर्मूले की चर्चा तेज हो चली है। विमल, जिस पर भी प्रतिक्रिया दे दीजिए, क्योंकि बहुत सदा हुआ जवाब आपने दिया है कि सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि पार्टी में कहीं ना कहीं नेतृत्व मिले, लेकिन पूरी नहीं होती है। कानून सम्मत जो होगा वो होगा। यदि 13 बन सकते हैं तो पार्टी 13 को बनाएगी। कानून के अंतर्गत यदि आएगा 12 को बनाना है तो 12 को बनाएगी। उसमें कोई फार्मूला नहीं है। चलिए ठीक है। नितिन जी, आपका कहना है कि कलह है, लेकिन विमल जी ने कहा है कि सभी की महत्वाकांक्षा होती है कुछ ना कुछ बनने की, अगर पार्टी में है और अगर मौका मिलता है तो सभी चाहते हैं। इसमें कलह कहाँ नजर आ रही है आपको? देखिए, विमल भैया बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है और महत्वाकांक्षा राजनीति में होनी भी चाहिए और ये स्वाभाविक है। पर अति महत्वाकांक्षा जहां पर होती है वहां पर कलेश होता है, जो कि विधानसभा सत्र में देखने को मिला इस बार कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को लगातार घेर रहे थे। साल भर से अधिक का समय होने जा रहा है और एक मंत्री पद खाली है, उसको नहीं भर पाए हैं। और एक मंत्री पद तो पहले से शेष रखा था और अब जो है वो पहले 12+1 पे 12+1 पे चलता था, 13+1 की बात हो रही हरियाणा फॉर्मूले की। तो आपसी कलेश की वजह से जो है ये मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है। और यदि हम देखें तो धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, लता उसेंडी, रेणुका चौधरी, गोमती साय, भावना बोरा, ऐसे बहुत से नाम है गजेंद्र यादव। तो एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति इनके मंत्रिमंडल के गठन में बनी हुई है। मुख्यमंत्री आज दिल्ली से बड़े नेताओं से अपने मिलकर लौटे हैं, पर लौटने के बाद भी वो कोई संतोषजनक जवाब देने की स्थिति में नजर नहीं आए हैं। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो वो इन सवाल के जवाबों को टाल कर निकल गए। तो मुझे ऐसा लगता है सिर फटौल मचा हुआ है। और जिस प्रकार पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को विलंब से कराने की इनकी योजना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है कि वो नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के बात करें। पर जिन कार्यकर्ताओं की पार्टी ये कहा जाता है वो भी साल भर निकल गया, निगम मंडल आयोगों में कुछ नियुक्तियां नहीं कर पाए हैं। तो ये सरकार जो है ये किसके इशारे पर चल रही है और चला कौन रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है अभी तक के। और पूर्ण रूप से यदि हम देखें तो मंत्रिमंडल पूरा अपरिपक्व नजर आ रहा है। मैच्योरिटी की कमी है, देखें तो परिपक्वता की बिल्कुल कमी नजर आ रही है। कुछ विभागों को छोड़कर कहे तो सारे विभागों में काम जो है वो चौपट है। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, यहाँ के आम जनता परेशान है, मुद्दे है जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। तो ये बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अब देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति वाला जो एपिसोड चल रहा है, कौन बनेगा। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, चले कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, वो अपनी चिंता कर ले, बीजेपी की क्यों चिंता हमारे पास एक 35 विधायकों का सशक्त और मजबूत विपक्ष है जो कि सड़क से सदन तक के इनकी कारगुजारियों को उजागर कर रहा है। और लगातार हम इसमें संघर्षरत हैं और जो वादे इन्होंने किए हैं वो पूरे नहीं कर रहे। और जो इस प्रदेश की कानून की व्यवस्था है, जो किसानों की व्यवस्था है, जो यहाँ पर हमारी बहनों की व्यवस्था है, आम बहनों को जो जिनको कहा था कि महतारी वंदन योजना का पैसा मिलेगा उनको तो मिल नहीं रहा है। सनी लियोनी के नाम से पैसे यहाँ पर जारी हो रहे हैं। बहुत सारी अनियमितताएं हैं और ये अनियमितताओं को लेकर हम बिल्कुल एक सशक्त विपक्ष के रूप में डटे हुए हैं। अब इनको देखना है, साल भर निकल गया है, साल भर में सिर्फ पिछले 5 सालों में ये हुआ बोल कर निकाला है। और साल भर निकल गया तो ये समय जो है, समय किसी का नहीं है, समय बलवान है और कीमती भी है। देखते 5 साल निकल जाएंगे, काम तो प्रभावित होता है। निश्चित यादव जी बेहतर समझ पा रहे होंगे वहां की परिस्थितियां क्या है। पार्टी में खींचतान की बात हो रही है, सीनियर्स और युवाओं में समन्वय बैठाने की चर्चा हो रही है, क्योंकि लिस्ट में कई युवाओं के नाम भी है और सीनियर्स के नाम भी है।
तो बहुत चुनाव करने में कई परेशानी लग रही है। देखिए प्रीतिका जी, आज के डिबेट में आपका जो टाइटल है, आपके दर्शकों के लिए स्पष्ट करना चाहूंगा। भारत के संविधान के अनुसार जिस राज्य में अगर प्रदेशों की बात करें तो प्रदेशों में वो 15% तक विधायकों की जो संख्या है उस हिसाब से मंत्री बना सकते हैं। बिल्कुल। तो 13.5%। केंद्र शासित प्रदेशों की बात होती है, जस्ट लाइक दिल्ली, पांडिचेरी, तो वहां 10%। 70 एमएलए दिल्ली में तो 7 मंत्री। अब यहाँ छत्तीसगढ़ में 13.5, हरियाणा में 13.5। लेकिन पंजाब में केजरीवाल जी क्या किए थे कि अपने विधायकों को मंत्रियों के सलाहकार बना दिए थे ताकि उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाए। यही बात एक समय दिल्ली में शीला दीक्षित जी के भी समय हुआ था। बिल्कुल। तो उसे हटाया गया। अब छत्तीसगढ़ की बात है, पहली बात तो यह है कि छोटा सा राज्य है। दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में यह देखें, जब से राज्य का निर्माण हुआ है, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद में किसे शामिल करना हटाना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। दावे सब करते हैं, लॉबिंग सबकी होती है, लेकिन यहाँ पर टोपोग्राफी को भी देखा जाता है, जातिगत समीकरण को देखा जाता है, न्यू कमर्स को भी देखा जाता है, तो एक्सपीरियंस को भी देखा जाता है। लेकिन सब अंत में मानते हैं यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। लेकिन यहां पर आज कहना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में कि कैबिनेट विस्तार के समय एक मंत्री पद खाली था। 13.5 के फार्मूला में 13 मंत्री। लेकिन अभी बृजमोहन अग्रवाल जी लोकसभा के सदस्य बने हैं, वो पोस्ट भी खाली है, और वो डिपार्टमेंट है जो मोदी जी का ड्रीम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो हायर एजुकेशन और स्कूली एजुकेशन मंत्री ही नहीं, स्वतंत्र रूप से कैबिनेट मंत्री नहीं। तो एजुकेशन को अगर आपको सृजनात्मक आगे बढ़ाना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो किसी को भी आप चार्ज दो, लेकिन एक मंत्री तो हो। और प्राय छोटे राज्यों में जितना संविधान कहता है मंत्री बना देना चाहिए। साल भर मतलब 20% समय व्यतीत हो गया, तो अब अपेक्षा करते हैं कि निकट भविष्य में विस्तार होगा। और छत्तीसगढ़ में वाकई में अजय जी माने कि देरी हो रही है, देरी हो रही है, विस्तार में देरी हो रही है, ये माना जाए, ये कर देना चाहिए अभी तक, क्योंकि विभागों का काम भी प्रभावित हो रहा। देखिए 20% समय तो गुजर गया प्रीशिता जी। अगर हम सांख्यिकी के हिसाब से बात करें, 1 साल गुजर गया। अब चूंकि मैं प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम है, प्रकाश जावड़ेकर जी उस समय कैबिनेट मंत्री होते थे सेंट्रल में, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में आपको स्कूली शिक्षा मंत्री, हायर एजुकेशन मिनिस्टर तो देना चाहिए। तभी तो शिक्षा में यहाँ क्रांति का जो सपना है वो पूर्ण हो सकेगा प्रीतिका जी। बिल्कुल, विमल जी जवाब देंगे। इसका देरी हो रही है, 1 साल हो गया, अब कर दे। अब ये निकाय चुनाव की चर्चाएं होने लगी है कि इसके बाद आखिर क्यों देरी हो रही है इतनी, या फिर अगर देरी होगी तो फिर तो सवाल तो उठेंगे कि आप चुनाव नहीं कर पा रहे या समन्वय नहीं बन पा रहा है, कहीं तो खींचतान है। नहीं, ऐसा कोई खींचतान नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं। देखिए कांग्रेस के शासन में आप देखे होंगे कि भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव में कैसी खींचतान थी, ये बताने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार की हत्या के आरोप जो है टीएस सिंहदेव पर लगाए गए बृहस्पति सिंह द्वारा, वो खुले आम जो है मुख्यमंत्री निवास किस प्रकार की गुटबाजी में व्यस्त था, कितने संसदीय सचिव बनाए गए, कितने मंडल आयोग के जो है रेवड़ियां बांटी गई, ये कोई बताने की जरूरत नहीं कि किस प्रकार से ये दोनों गुट जो है विधायकों को मैनेज करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बृजमोहन जी जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़े, दिल्ली गए, उनका पद खाली हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण का चुनाव एक होकर के लड़ा। और जैसे अभी नितिन भंसाली जी बोल रहे थे कि आज व्यापारी परेशान है, अधिकारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, तो दक्षिण का चुनाव और ज्यादा प्रतिशत वोट से ये क्यों आ गए?
क्यों नहीं इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया? विधानसभा के बाद जो है नाम वो लोकसभा के चुनाव, भूल गया था, धन्यवाद। लोकसभा में इनकी क्या महतारी वंदन नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, हम सब दे रहे हैं। लोकसभा में लोगों ने हमको एक सीट पिछले चुनाव से और ज्यादा दी। विधान उसके बाद जो है दक्षिण का उपचुनाव हुआ, हम उसको जीते। और अब नगरीय निकाय का चुनाव है, उसको हमने सीधी प्रत्यक्ष प्रणाली से किया है, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का चीरहरण नहीं होना चाहिए। लोगों को छोटे चुनाव में सीधे अपने प्रतिनिधि चुनने की जो है वो पात्रता होनी चाहिए। लेकिन ये पिछले बार क्या चाहते थे? पिछले दरवाजे से नगर निगम और नगर पालिकाओं में पार्षदों के माध्यम से हम अपना अध्यक्ष वहां पर बैठा दें, उसमें सफल भी रहे। लेकिन लोकतंत्र में आप इस प्रकार से यदि काम करेंगे तो आप ज्यादा दिन तक सफल नहीं हो सकते। और 5 सालों में इनकी सरकार चली गई और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अब इनको अंतहीन जो है समय तक, या तो कांग्रेस उस समय में जो मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो हो जाएगा। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं लोकसभा में इनकी हरकतें देख रहे हैं, राहुल गांधी जी के भाषण आप सुन रहे हैं कि किस प्रकार के। लेकिन तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा दिनों मजबूत तक है रहने वाली भी नहीं विपक्ष। जो स्थिति कांग्रेस शासन में बीजेपी की थी विपक्ष के रूप में, वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब मजबूत स्थिति में है और हम हर मुद्दे को उठाएंगे जो सत्ता पक्ष और जनता से जुड़े हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो मंत्रिमंडल का विस्तार ही क्यों ना हो। जी जी, विधानसभा में हर अखबार में छप रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत ज्वलंत मुद्दे उठाए और मंत्रियों पर आक्रामक रहे। कांग्रेस के लोग आज विपक्ष में दिखते ही नहीं। कहाँ है आज विधानसभा? आप देखिए हर अखबार में छप रहा है कि यदि प्रश्न उठाए जा रहे हैं, कुछ कहा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं। और हम चाहे सत्ता पक्ष में, हमारा विधायक जो है वो अपनी भूमिका अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए पूर्णतः उठाएगा वो उस बात को। लेकिन कांग्रेस के लोग आश्वस्त हैं। विधानसभा में भी उनकी कोई उपस्थिति जो है दर्ज नहीं होती। दिखते हैं तो अजय चंद्राकर जी दिखते हैं, आपको हमारे कौशिक जी दिखते हैं, हमारा अग्रवाल जी दिखते हैं। कांग्रेस का कोई विधायक ठीक है, जवाब ले ऐसे नितिन प्रश्न जी नहीं लगा पाता। नितिन जी, अब मैं जवाब क्या दूंगा, इनकी आवाज मुझे पूरी क्लियर नहीं आई, तो मैं मेरी बात रखूंगा। वो कह रहे आप मजबूत विपक्ष होने की बात कह रहे हैं, लेकिन विधानसभा में आपका कोई विधायक नहीं दिखता। ये तो हमारी बीजेपी की सरकार है कि हमारे विधायक अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपने क्षेत्र के विकास विधानसभा में कर रहे हैं। प्रिशिता, एक जोक है कि वो बॉर्डर पे सेना पे बम लेके एक कमजोर आदमी खड़ा रहता है, उसके दुश्मन पे बम फेंकने के लिए, तो हवा चलती तो उड़ जाता है, तो खुद ही की सेना पर वो बम फेंक देता है। तो खुद ही के विधायक खुद ही को वहां पर, खुद ही की सरकार को, खुद ही की कारगुजारियों को इनकी घेर रहे थे और वहां प्रश्न उठा रहे थे और इनके लोग जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। मैं तो हर डिबेट में कह रहा हूं कि पहले एक देवजी भाई पटेल थे विधानसभा में, अब 5 से अधिक देवजी भाई पटेल विधानसभा में नजर आ रहे हैं। बार बार कहते हैं मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता तो अभी तक ये सारी चीजें हो चुकी होती। समझ में नहीं आ रहा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। ये सरकार बिहार से चल रही है, नागपुर से चल रही है या दिल्ली से चल रही है? क्यों इतने सब डिले हो रहे हैं फैसले जो होने चाहिए वो? चाहे हम आर्थिक व्यवस्था की बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे धान की बात करें, किसान की बात करें, रिमोट कंट्रोल क्यों आपको ऐसा लगता है? ये कोई भी मुद्दा होता है तो विपक्ष इसी बात पर आ जाता है कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। आखिर क्यों आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है क्योंकि डिसीजन ही नहीं हो पा रहे। मुझे ये बताइए, छोटे राज्य की तासीर 2 डिप्यूटी सीएम की क्यों है? डिप्यूटी सीएम एक समझ में आता है बनाया। अब ये समीकरण तो सभी साथ देते हैं, इससे तो कोई राजनीतिक दल इनकार नहीं कर सकता ना। ये समीकरण जातीय, क्षेत्रीय, चाहे वो टिकट बंटवारे में हो, मंत्रिमंडल के विस्तार में हो, मुख्यमंत्री बनाना हो, फिर वो 2.5 साल वाले फॉर्मूले की भी बात करेंगे जब कांग्रेस की सरकार थी तब। ठीक है, तो समीकरण तो सभी साथ देते हैं। वही प्रश्न था, वही हल्ला था और अभी भी वही है। खुद को भाई जनादेश दिया है प्रीतिशा, इनको जनादेश मिला है, जनता ने जनादेश दिया, तो अब इनको काम करना चाहिए। उसने क्या किया, उसने क्या किया, ताका जाकी छोड़ो, जनादेश का सम्मान करो और बड़े बड़े लोक लुभावने वादे जो आप लोगों ने किए उसको पूरा करो। चलिए ठीक है, अजय जी का रुख करूंगा। अजय जी, 3 संभाग से मंत्री बनने की चर्चाएं हो रही है। 13+1 का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से कि रायपुर, बिलासपुर और बस्तर
चर्चा खूब है। सीनियर्स की बात की जाए, राजेश पूर्णत, अजय चंद्राकर, अजय चंद्राकर तो पहले भी चर्चाओं में थे, बृजमोहन अग्रवाल के साथ उनका भी नाम चर्चाओं में था कि विभाग तो मिलेगा, क्योंकि तेज तर्रार नेता मंत्री के रूप में ये जाने जाते रहे हैं। लेकिन अब क्या लगता है, इन नामों के साथ और भी कई युवा नाम सामने आ रहे हैं, सब समीकरण तो साधने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, खुद किरण देव जी हैं, एक सशक्त प्रत्याशी हैं। एक तरफ जब बृजमोहन अग्रवाल जी लोकसभा में पहुंच गए तो रायपुर को प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, यह राजधानी है। या फिर एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस में काफी लोग हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री लोग भी यहाँ विधायक हैं, तो अमर अग्रवाल जी भी विधायक हैं। एक जमाना में प्रसीता जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को छत्तीसगढ़ में सभा करना होता था तो 8-8 10-10 दिन रहते थे, और अमर अग्रवाल के पिताजी वो तैयारी करते थे, तब वाजपेयी जी की सभा होती थी। तो उस परिवार के सदस्य को तो उनकी पार्टी सत्ता में आई है तो वो भी तो एक अपेक्षा रखेंगे, अनुभवी लीडर हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि नए को मौका देना, नए तो काफी लोगों को दे चुके, कुछ तो अनुभवी को रखो। क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी को कहना पड़ गया, डिप्टी सीएम को, आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रोटोकॉल समझिए। अगर आसंदी से इस तरह से बातें होती हैं तो संवैधानिक रूप से एक बड़ा मैसेज जाता है। और देवजी भाई पटेल से लेकर के वर्तमान समय तक देख रहे हैं, मंत्रियों को जिस तरह से तैयारी करके आना चाहिए, निश्चित रूप से आसंदी से कई बार उसको कहा गया, प्रश्नों का जवाब नहीं मिला, तो कुछ अनुभवी मंत्रियों को शामिल किया जाए। धमतरी का भी बनता है, महासमुंद का भी बनता है, चोपड़ा साहब यहाँ से आते हैं। तो यहाँ पर अब देर नहीं करना चाहिए, कम से कम 2 विभाग कैबिनेट मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ को मिले, ताकि प्रशासनिक कसावट आए और जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंड है वो उसमें वो क्या है वो खत्म हो, एक नया डिसीजन मेकिंग हो। और मैं खास तौर से कहना चाहूंगा प्रसीता जी, ये कितना अजीब लगता है, नो हायर एजुकेशन मिनिस्टर, नो स्कूली एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, काम तो प्रभावित होता है, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, नवाचार के साथ अनुभव होना भी जरूरी है, तभी कसावट आ पाएगी और समन्वय के साथ ही काम हो पाएगा। समय की कमी। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना होगा कि ये विस्तार कब तक होता है। छत्तीसगढ़ में हरियाणा फॉर्मूले पर भी चर्चा हो रही है, सभी समीकरण साधे जाएंगे, नामों की जो नाम है वो फहरिस्त में है, कई नाम है, 3 संभाग से मंत्री बनाए जाना। अभी देखने वाली बात होगी कितना जल्द प्रदेश को 3 और नए मंत्री मिलेंगे। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।